तो आज के लेक्चर में हम वीवीटी का पहले ड्रॉबैक देखेंगे और ड्रॉबैक देखने के बाद फिर हम सीएफटी पे मूव कर जाएंगे और सीएफटी वीवीटी से कैसे अलग है, क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है और फिर से वो क्या नहीं प्रोवाइड कर पाता, फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। सो पहले तो हम देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी। ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So, देखो, सबसे पहले तो जो वीवीटी है, वीवीटी आपको कलर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोई रेड कलर का है, कोई व्हाइट है, कोई ग्रीन है, सो क्यों है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलता वीवीटी से। दूसरा, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है पर क्वांटिटेटिवली एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से कंपाउंड का सही बताता है, पर कभी ऐसा भी होता है कि एकदम अलग ही हो रहा होता है। वीबीटी से जो आप निकालते हो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से एकदम मैच नहीं करता, कुछ ऐसा होता है कि डेविएट करता है। सो इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट और क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में सही देता है, बट ऐसा नहीं होता कि सब में सही दे रहा। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो फिर आपको वहां पे, जैसे अभी आप जो म्यू निकालते हो वो म्यू स्पिन वनली होता है। जब आप म्यू निकालते हो तो वो म्यू एस लिखते हैं। एस का मतलब होता है स्पिन वनली, जो मैग्नेटिक मूवमेंट केवल स्पिन के कारण आ रहा। कुछ ऐसे भी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा उसके कारण भी आता है। सो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किस कॉम्प्लेक्स में है, किस में नहीं है, कुछ भी नहीं बताता। तो केवल आपको म्यू एस मिलता है जो कि एन 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 प्लस टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन वनली, पहले लिख सकते हो स्पिन वनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। एक दो और ड्रॉबैक है, मेजर यही दोनों हैं आपके। हाँ, ये फिर से आपका जो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्यों कोई अगर वीक फील्ड लिगैंड है लाइक H2O अगर वीक है, या कोबाल्ट 2 प्लस के साथ वीक है, कोबाल्ट 3 प्लस के साथ स्ट्रांग है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा कि H2O ही लिगैंड है पर +3 के साथ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के तरीके से काम कर रहा, जबकि +2 के साथ वीक फील्ड के तरीके से काम कर रहा। तो इन दोनों के बीच में रीजन क्या है, तो ये नहीं बता पाता। सो डज नॉट प्रोवाइड इट डज नॉट प्रोवाइड इट डज नॉट प्रोवाइड रीजन ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है।
हाँ, अ, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिकली अलग अलग स्टेबल होते हैं। सो काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताता आपको। तो फोर्थ है आपका, डज नॉट प्रोवाइड काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक, या ऐसे लिख सकते हो कि डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे जो वीबीटी के थे। कितने को, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी को सीएफटी ने सॉल्व कर लिया? तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें फिर से आपके ड्रॉबैक के रूप में रह जाती हैं, पर कुछ चीजें जैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट में ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है, उसके बारे में भी सीएफटी उतना नहीं बता पाता। बट कलर और मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके बारे में तो मेजर जानकारी दे देता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जैसे लाइक काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देता है, बट 100% नहीं देता। ठीक। ठीक है, सो हम अब मूव कर रहे हैं सीएफटी की तरफ। ठीक है, सीएफटी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपग्रेडेड वर्जन है वीबीटी का, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम अलग है। लाइक सीएफटी में जो मेटल एंड लिगैंड का इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक माना जाता है, जबकि वीबीटी में आपने देखा था कि वहां पे हम कह रहे थे कि मेटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफर करता है लिगैंड को, और लिगैंड अपना जो भी लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उसके साथ ओवरलैप करता है वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यही हो रहा था वीबीटी में। जब हम कह रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2d है, या d2sp3 sp3d2, तो हम ये कह रहे थे कि मेटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफर कर रहा है लिगैंड को, और लिगैंड देन ओवरलैप कर रहा अपने लोन पेयर हैविंग ऑर्बिटल से एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा। यहाँ पे एकदम अलग है। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये कहता है सीएफटी में कि हमें जस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि मेटल एक कैटायनिक चार्ज है, लिगैंड एक एनायनिक चार्ज है, और प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होने वाला है। तो वीवीटी और सीएफटी में ये मेजर डिफरेंस है। तो जब भी अगर वीवीटी और सीएफटी कोई कहे तो आपको ये समझ के चलना है कि जब हम वीवीटी से सीएफटी पे मूव कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आ रहा। ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पोस्टुलेट, जो सीएफटी के पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। पहला पहला तो आपको यही मान के चलना है कि हियर मेटल एंड, या कह सकते हो कि मेटल, हियर वी एज्यूम मेटल एज अ कैटायनिक चार्ज, एज अ कैटायनिक चार्ज,
and ligand as a anionic charge, and there is purely ionic interaction, purely ionic interaction between metal and ligand। और जब ड्रॉबैक पढ़ोगे ना सीएफटी का, तो यही लाइन इनका ड्रॉबैक बन जाता है। जो ये मान के चल रहे हैं ना कि मेटल कैटायनिक चार्ज है और लिगैंड एनायनिक चार्ज है और प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है, ये जो प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है यही इनका ड्रॉबैक है सीएफटी का। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जो न्यूट्रल लिगैंड है वो क्यों मेटल के पास जा रहे हैं। समझ में आ रहा? जो एनायनिक लिगैंड है वो तो समझ में आता है, कैटायनिक मेटल चार्ज है वो भी समझ में आता है, पर कुछ मेटल ऐसे हैं जिसपे चार्ज नहीं है, जस्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल मेटल और न्यूट्रल लिगैंड आपस में क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? वहां पे तो प्लस और माइनस नहीं है ना। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके लिए थोड़ा बहुत केवल ये कहते हैं कि मेटल के पास ऐसे डाइपोल बनेगा और लिगैंड के पास भी डाइपोल बनेगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक। फिर ये इसमें भी डिफिकल्टी फेस करते हैं एक्सप्लेन करने में। जो ये कहते हैं कि प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है तो आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए, पर जो बॉन्ड बनता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आ रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता सीएफटी, क्योंकि ये तो मान के चले हैं कि प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है। तो जो इनका अजम्पशन है वही इनका ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक। और भी कुछ कुछ है तो वो भी देख लो। अच्छा, ये भी मान के चला जाता है कि जो मेटल है वो एक हार्ड स्फीयर है कटायन का, और लिगैंड भी हार्ड स्फीयर है एनायनिक चार्ज का। तो जस्ट दो बॉल हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरा बॉल निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है क्योंकि आपस में अट्रैक्शन होगा। ठीक। सो हम लिख सकते हैं, दे आर अज्यूमिंग दे आर अज्यूमिंग मेटल एज अ हार्ड स्फीयर या कटायनिक स्फीयर एंड ligand एज अ एनायनिक या हार्ड एनायनिक एज अ हार्ड एनायनिक स्फीयर। ठीक है। अच्छा, जो हमने ये माना कि जो न्यूट्रल है वो क्यों पास में आ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल मेटल एंड ligand behave as dipole, behave as dipole, so they attract to opposite pole। डाइपोल का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल?
So how do you form a dipole? क्या? फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई साहब। हम्म। तो एक आपने कहा कि दो अपोजिट चार्जेज हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो फिर वो डाइपोल फॉर्म करेंगे। पार्शियली करेक्ट है ये। क्या मैं एक तरफ 1 कूलम ले लूं और दूसरी तरफ -5 कूलम ले लूं? 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रख दूं, क्या ये डाइपोल है? माइनस -1 और +5। Equal. There is equal and opposite charge separated by a distance d or then that will form dipole. So it should be equal and opposite. तो ये मान के चल रहे हैं कि मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, लिगैंड जो है वो निगेटिवली चार्ज है, बट जो न्यूट्रल के केस में कह रहे हैं कि ये एक डाइपोल के तरीके से मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और लिगैंड के शिफ्ट हो जाएंगे, डाइपोल बनाएंगे, बट उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी इनका जाता है ड्रॉबैक में। क्योंकि अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, तब तो मैं मान लूं कि ये अगर हार्ड स्फीयर लिगैंड है और इस पे ऐसे निगेटिव चार्ज है, तो मैं मान लिया कि ये निगेटिव धीरे धीरे इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, या ये न्यूट्रल चा मान लो कि ये लिगैंड है जो न्यूट्रल है, तो मैं मान लूंगा कि न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे ये निगेटिव वाले ऐसे आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये निगेटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट करने लगेगा। ये केस तब का सही है जब मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, बट अगर मेटल भी न्यूट्रल है, फिर कैसे हम कह रहे हैं कि दो न्यूट्रल लोग आपस में आ रहे हैं पास में, और उसको हम आयनिक इंटरेक्शन बोल रहे हैं? समझ में आ रहा? तो यही इनका ड्रॉबैक भी हो जाता है कि जो ये भी मेटल न्यूट्रल है, ये भी मेटल न्यूट्रल है, फिर इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन कहां से हो गया? जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल है तब तक तो समझ में आता है। ठीक। अच्छा, एक और देखो। ठीक है, अच्छा, अगर इसके जब ड्रॉबैक पढ़ाऊंगा तो वहां ये सब फिर बताऊंगा। एक ये भी है कि अगर ये मान लो कि निगेटिवली चार्ज है, तो ये सबसे पास में इसके जाएगा, तो ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा कराएगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होना चाहिए। पर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो वहां सीईओ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वो तो न्यूट्रल है। I- तो सबसे वीक फील्ड लिगैंड है, जबकि उस पे एनायनिक चार्ज है। ऐसा कैसे हो रहा कि I- तो पॉजिटिव के ज्यादा पास जाएगा, तो इसके डी ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिट होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो ड्रॉबैक में मैं ये सब फिर से बताऊंगा आपको, वहां पे लिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट हम सीएफटी पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हम ऑक्टाहेड्रल केस देखने जा रहे हैं। ठीक। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज मीन्स हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जा रहे हैं पहले देखने। तो देखो होता क्या है। पहले जो 5 डी ऑर्बिटल होंगे मेटल के, वो इस तरीके से डीजनरेट ऑर्बिटल में होंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब कि सबकी इक्वल एनर्जी है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। कब है ये? जब ये फ्री आयन है।
जो मेटल है वो क्या है? फ्री आयन। कोई भी इसके आसपास नहीं है, जस्ट अकेले है कमरे में। ठीक। मान लो मैं यहाँ पे पहले ये बना दे रहा हूँ कि ये कोई मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक हार्ड स्फीयर है, और लिगेंड कहीं दूर पड़ा हुआ है, इसके तो आसपास भी कहीं कुछ नहीं है, तो फ्री आयन है। मान लेते हैं कि लिगेंड जो है कुछ ये है, और ये लिगेंड मूव करना शुरू करता है मेटल की तरफ, और लिगेंड पे मान लिया एनायनिक चार्ज है, लाइक Cn- है। अब जब लिगैंड इसके पास मूव करना शुरू होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और इसकी एनर्जी ऐसे बढ़ते बढ़ते थोड़ी बढ़ के यहां पहुंच गया। ठीक है। और अगेन इनका जो पांचों का डी जनरेट है वो डी जनरेट ऑर्बिटल ही रहेगा। ठीक। अब मुझे ये बताओ कि जो मेटल है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कटायन है। कटायन के पास अगर एनायन आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? कटायन है, कटायन के पास अगर एनायन आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तो फिर एनर्जी बढ़ क्यों रहा है? बताओ, सोचो। ये आपका एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। बताओ सोच के। क्या कल बताओगे? बताओ, सोचो। मतलब है तो रिलेवेंट क्वेश्चन ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटनी चाहिए, फिर एनर्जी इनकी बढ़ क्यों रही है? अच्छा, मैं इसके आगे का बता रहा हूँ, ये आपको सोच के बताना है कल। नहीं बता पाए तो फिर मैं ढूंढ के बताऊंगा। मतलब ढूंढना क्या, मैं तो बताऊंगा पर आपको ढूंढ के बताना है आगे कल। ठीक। कैसा क्यों हो रहा है, इसके आगे का मैं बता रहा हूँ, तो फिर हो सकता है आपको कुछ आइडिया लगे उससे। जब ये लिगैंड मान लो यहां पहुंचा था, यहाँ पे कहीं इंफिनिटी पे था, जब यहां पहुंचा तो यहां हो गया, और जब ये और पास यहां पहुंच गया तो इनकी एनर्जी और बढ़ गई, और बढ़ने के बाद ये स्प्लिट हुई कुछ इस तरीके से। दो की एनर्जी बढ़ी और तीन की एनर्जी घट गई। ये जो दो की एनर्जी बढ़ी इनको बोला गया इजी ऑर्बिटल, और तीन की एनर्जी जो बढ़ी उनका बोला गया T2G। ठीक है। इनको बोला जाता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली का मतलब तीन, और डीजनरेट का मतलब कि तीन एनर्जी, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ऐसे कहते हैं डबली डीजनरेट, मतलब दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ठीक है। अच्छा, और जी का मतलब होता है जी रेड। इस जी का क्या मतलब होता है? T2 और ई के अलावा ये जो जी है ना, इसका मतलब होता है जी रेड। जी रेड का मतलब होता है जब चारों तरफ से सिमेट्रिक हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो दो ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, ये हैं डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर, और नीचे वाले जो हैं वो है डी एक्स वाई
डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक। क्या आप ये बता सकते हो कि इन दोनों की एनर्जी क्यों बढ़ी और इन तीनों की एनर्जी क्यों घटी? लिगैंड कैसे अप्रोच किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो। ये मान के चलते हैं कि इनका स्फेरिकल फील्ड, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड का क्या मतलब है वो देखो। ये आपका एक्स एक्सिस, ये इधर माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये जेड एक्सिस, ये माइनस जेड। ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल फील्ड का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं मैं आपको। देखो 6 लिगेंड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो 6 ही लिगेंड होंगे ना। तो 6 लिगैंड इन छेवों एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। मेटल ये सेंटर यहां पे है। ठीक। एक लिगैंड इस तरीके से इधर से अप्रोच कर रहा प्लस एक्स एक्सिस से, एक माइनस एक्स एक्सिस से, एक प्लस वाई एक्सिस से कर रहा है, और एक इधर माइनस वाई एक्सिस से आ रहा है, और ये इधर से जा रहा, एक ये इधर से जा रहा। क्या समझ में आया? एक्स वाई जेड के पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस से मेटल की तरफ छेवो लिगेंड एक साथ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक। और ये एक साथ इस तरीके से आ रहे हैं कि ये एक स्फेरिकल फील्ड डेवलप कर रहे हैं। तो मेटल की जो एनर्जी बढ़ी है, ये देखो लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, किसका, मेटल का, इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड किसका है? ये जो 6 लिगेंड आ रहे हैं उनका है। तो इसको अगर चाहो तो लिख सकते हो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगैंड्स, जो लिगैंड आ रहा। क्या समझ में आया? तो इनके क्रिस्टल फील्ड में इनका एनर्जी बढ़ा। क्यों बढ़ा ये फिर आप कल बताओगे मुझे। ठीक है। अच्छा, जब ये थोड़ा और पास आया, जब तक स्फेरिकल फील्ड में था तब तक तो पांचों जो डी ऑर्बिटल है इनका बराबर से बढ़ रहा था। जैसे मान लो मैं सेंट्रल एटम हूं, मेरे इधर से, ऐसे इस साइड से, और ऊपर और नीचे से 6 लिगेंड अप्रोच किए, तो मेरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी। अब जो और पास आए, तो जो मेरे पास डी ऑर्बिटल 5 था वो टूटा, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने का मतलब उसका डीजनरेसी लॉस किया। डीजनरेसी मतलब एनर्जी जो ऑर्बिटल का सेम था वो लॉस हुआ, और लॉस होके 2 की एनर्जी बढ़ गई, 3 की एनर्जी घट गई। तो ऐसा कैसे हुआ? तो वो देखो, यहां पे लिगैंड कहां से अप्रोच करता है? एक्सिस से। लिगैंड अप्रोचेज फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, सभी एक्सिस से। अब मुझे ये बताओ, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और लिगैंड के भी पास इलेक्ट्रॉन है। तो ज, कुछ देर तक होता क्या है, मेटल के पास पॉजिटिवली चार्ज था और लिगैंड के पास निगेटिवली चार्ज था। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के पास आ रहे थे, स्टेबिलिटी बढ़ रहा था। पर जब बहुत पास आएगा, तो यहां जो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और जो लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में रिपल्सन करने लगेंगे।
तो जब पॉजिटिव निगेटिव का इंटरेक्शन हो रहा तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। जब मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड का निगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन के कारण आ रहा था। जब मेटल के डी ऑर्बिटल का फ्री इलेक्ट्रॉन लिगैंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करने लगता है उसे कहते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल? सो मेटल का पॉजिटिव जब इंटरैक्ट कर रहा था नेगेटिव चार्ज से, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। ये वो है जिसके कारण लिगैंड अट्रैक्ट होता है मेटल की तरफ, अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स मेटल, टूवर्ड्स मेटल। और जब मेटल का इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल interact with negative charge of ligand, then this is called secondary interaction। और इस सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण होगा क्या? तो होगा ये कि जो यहाँ पे लिगैंड मेटल की तरफ अट्रैक्ट होके पास आ रहा था, वही अब इनके जो डी ऑर्बिटल है उसको स्प्लिट कर देगा। ये जैसे जैसे यहाँ पे इसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और ये पास में आएगा तो रिपल्सन होके ये अगल बगल जाने लगेंगे ना, इनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी ना। जब से जो जब दो लड़के एक रूम में रहते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है। तो रिपल्सन होता है, मार होता है। ठीक। तो वो सेम सेम है कि यहाँ पे जब पहले से इलेक्ट्रॉन है और फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन कारण इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो 5d ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा कि एक्सिस पे कौन है, क्योंकि जो एक्सिस पे होगा उसका लिगेंड के साथ ज्यादा रिपल्सन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? 5d ऑर्बिटल में मेटल के जो एक्सिस पे होगा वो ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा, क्योंकि लिगेंड एक्सिस से आ रहा है। जैसे रास्ते पे जो सामने पड़ेगा वो ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा ना अगल बगल वालों से। तो इसलिए पांचों डी ऑर्बिटल में कौन से डी ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे होते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ, पांचों डी ऑर्बिटल में कौन से लिगेंड है जो एक्सिस पे होते हैं? सिंस लिगेंड इज अप्रोचिंग फ्रॉम एक्सिस, so that d orbital at axis face d orbital electron at axis, या on the axis लिख लो, d orbital electron on the axis face more repulsion more repulsion from anion या ligand anion of ligand than d orbital than d orbital other than axis। क्या मतलब है इसका? कि जो एक्सिस पे होंगे डी ऑर्बिटल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे जो एनायनिक चार्ज है लिगैंड के पास उससे, कंपेयर टू जो एक्सिस पे नहीं है। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं पांच, कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन पांचों में मुझे जल्दी से बताओ कि कौन कौन ऐसा है जो एक्सिस पे होता है। कई दिनों से आप डी ब्लॉक पढ़ रहे थे और 11th भी पढ़ चुके हो, पूरा केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो गया है। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, इन पांचों में से कौन सा है जो एक्सिस पे है। ये गलती नहीं होना चाहिए थे। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता, आपका 1 महीने बाद एग्जाम है। इतना तो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। कौन? और दो ऑर्बिटल है ना, तो दूसरा कौन सा है अगर वो है तो? इंटरनेट से सर्च करके बता रहे हो? सच में इंटरनेट से सर्च नहीं किया है? मुझे मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है। देखो, जो डी एक्स वाई होता है वो एक्स और वाई के बीच में इनके लोब होते हैं। जो डी वाई जेड होता है इनका वाई और जेड के बीच में लोब होते हैं। और जो डी एक्स जेड होता है उनका एक्स और जेड के बीच में लोब होते हैं। जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है वो उनका डी एक्स एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस पे होता है। जो डी जेड स्क्वायर होता है उसका जेड इस पे होता है। तो दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सिस पे होते हैं, इन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल। और ये जो तीनों हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इन्हें इक्विटोरियल डी ऑर्बिटल बोलते हैं। क्योंकि एक्सिस को छोड़ के जो बाकी बच उसको इक्विटोरियल कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं इक्विटोरियल डी ऑर्बिटल। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया, अच्छा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाते हैं, इसमें पॉजिटिव ये दोनों लोग पॉजिटिव तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव दिखाया तो ये दोनों पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे दिखाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पी ऑर्बिटल जैसा नहीं कि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसके दोनों तरफ पॉजिटिव ही होता है। एंड सेम पॉजिटिव पॉजिटिव। डीजेड स्क्वायर में ये एक रिंग होती है। ठीक। तो ये आपकी इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो एक्सियल पे होंगे तो एक्सियल से ही लिगेंड आ रहा है। तो लिगेंड जस्ट यहां से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे यहां से कर रहा है। तो जो इक्वेटोरियल में है ये इससे 45 डिग्री एंगल पे है तो कम रिपल्सन फेस करेंगे कंपेयर टू जो एक्सियल पर है। इसमें भी इधर एक्सियल से आ रहा है, इसमें भी इधर एक्सियल से, इधर ऐसे आ रहा है लिगेंड।
इसलिए इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्सन फेस करते हैं। और यही रीजन है कि जब आप देखते हो तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है ये हायर एनर्जी पे जाता है। और ये जो स्प्लिटिंग आता है, इस स्प्लिटिंग के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है T2G और EG का, इस एनर्जी गैप को CFSE बोलते हैं। ठीक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ना कि स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी दोनों अलग अलग होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी CFSE निकालने का मैं बताऊंगा। ये जो बीच का गैप है इसको हम डेल्टा O बोलते हैं, और उस डेल्टा O को ही CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाता है। ये डेल्टा O है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, अब ये जहां से ये ऊपर और नीचे गए थे उसको कहते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर। ये इस लाइन को कहते हैं बैरी सेंटर। अब ये पूरा डेल्टा O है, तो ये जितना ऊपर गया है इसको हम कहते हैं 0.6 डेल्टा O, और जितना नीचे गया है ये है आपका 0.4 डेल्टा O। ओवरऑल इक्वल एनर्जी में ऊपर और नीचे जाते हैं। कैसे? ये दो ऑर्बिटल हैं, दो का मल्टीप्लाई करो 0.6 से तो 1.2 आएगा, प्लस में गया, और 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो फिर से 1.2 आएगा, उतना निगेटिव में गया। तो जितना एनर्जी अप में गया उतना एनर्जी डाउन में जाता है। बट ये 0.6 डेल्टा ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ये एनर्जी गैप कम होता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्बिटल नीचे आ रहा होता है। क्या आपको यह समझ में आया? अच्छा, जो डेल्टा O होता है कभी कभी उसे DQ से भी दिखाते हैं। तो डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ होता है, 10 DQ। अगर यहाँ डेल्टा O ना लिख के DQ लिखा जाए तो ये 0.6 डेल्टा O के जगह पे, यहाँ डेल्टा O की जगह पे जब 10 DQ पुट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 DQ हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 DQ। यूनिट चेंज करोगे डेल्टा O हटा के अगर DQ, तो ये होगा 6 DQ। और सेम ये 0.4 डेल्टा हो जाएगा 4 DQ। क्या समझ में आया ये? तो इस तरीके से आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाला जाता है। ठीक, अच्छा। अच्छा, अब ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे शो करता है, कैसे पता चलता है, या CFSE कैसे निकालते हैं, पहले तो वो देख लो। ये तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, इसको भी CFSE ही लिखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, CFSE is always जीरो और नेगेटिव। कभी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। ये हमेशा या तो जीरो होगा और निगेटिव होगा। ठीक, निकालेंगे कैसे, तो वो देख लो। ये जो नीचे आता है इसको माइनस में 0.4 डेल्टा O लिखा जाता है, और इसको प्लस में 0.6 डेल्टा O। तो कैसे हम निकालेंगे?
सी एफ एस सी इज इक्वल टू, ये सी एफ एस सी स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है, ठीक, ये वाला सी एफ एस सी है। सी एफ एस सी इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल, ठीक है, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। क्या ये आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा ओ की वैल्यू आपको दे दी जाती है, ठीक, जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। यहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू आप पुट करते हो, ये देख लेते हो कि ईजी में कितने ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, और यहां से CFSE निकल जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। अच्छा, कब पेयरिंग होगी और कब आपका पेयरिंग नहीं होगा, ये कैसे, क्या किस पे डिपेंड करेगा वो देख लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये इस तरीके से ब्रेक हुए, सही है। ये आपका 0.4 डेल्टा हो और ये आपका 0.6 डेल्टा हो, यही है। इधर आपका Eg है और ये आपका T2G है, और ये जो बीच का एनर्जी गैप है इसको हम कहेंगे डेल्टा हो, ठीक। अब देखो, जब लेट सपोज D3 इलेक्ट्रॉन तक तो आराम से इसी में होगा। जब आपको D1 पुट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में पहले गया, D2 पुट करना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में चला गया, D3 पुट करना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन बगल में चला गया, सही है। परेशानी तब होता है जब आपको D4 करना है। अब D4 में आपको सोचना पड़ता है कि मैं इसी में पेयरिंग कराना शुरू करूं या ऊपर भेजूं। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब ये किस पे डिपेंड करेगा? तो जब आप पेयरिंग कराने जाते हो, दो इलेक्ट्रॉन, एक खाट पे दो लोग को सुलाना है जबरदस्ती चिपका के, तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, स्टेबल तो वो होंगे नहीं, उनका जगह जा रहा है। एक घर में दो इलेक्ट्रॉन को पुट कर रहे हो तो आपको एनर्जी देना पड़ता है उनको स्टेबल करने के लिए, कंपनसेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। समझ में आया? जब दो लोगों को एक खाट पे सुलाना है तो उन्हें फुसलाना पड़ता है। आई डोंट नो कि आप फुसलाने का मतलब समझते हो कि नहीं, मनाना पड़ता है। तो आप कंपनसेशन एनर्जी लॉस करते हो, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो यदि ये जो पेयरिंग एनर्जी है ये अगर कम हुई तब तो यहाँ पेयर हो जाएगा, और नहीं पता चल रहा कि मनाने में कुछ ज्यादा एनर्जी लग रहा तो कह देंगे दूसरे घर में चले जाओ तुम, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ओ, ये जो बीच की स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसमें कौन छोटा है। जो छोटा होगा वो होगा। इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मैं पी को पेयरिंग एनर्जी लिख रहा हूं, ठीक। अगर डेल्टा ओ छोटा हुआ तो फिर आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सीढ़ी से ऊपर छत पे जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब तो हम कहेंगे कि यहीं पे पेयर करा देते हैं। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर इन T2G ऑर्बिटल। आई होप आपको भूलना नहीं चाहिए, ये आपके कंडीशन थे।
ठीक। और यहीं से डिफाइन होता है, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इजी में ऊपर गया देन ये फॉर्म करेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? और अगर पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो स्पिन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन टू, और n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, स्पिन उतना ज्यादा होगा। तो यदि आप पेयरिंग नहीं कराओगे, ऊपर भेज रहे हो इजी में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो ना। लाइक, लेट सपोज आपको 5 इलेक्ट्रॉन D5 पुट करना है, ठीक है। अब देखो, 1 2 3, अगर आप पेयरिंग करा देते हो तब तो पांचवा यहीं पे दोनों आ जाएंगे। नंबर ऑफ एनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आया, और एक आया तो स्पिन आपका 1/2 हुआ। और यदि मान लो मैं कहूं कि नहीं, मैं तो पेयरिंग नहीं कराऊंगा, ये तब का केस है जब ये जो डेल्टा ओ है आपका, ये डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कम लग रहा, तो यही पेयर होगा। और यही अगर पेयर होगा तो ये आपका बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन बोला जा रहा, वो अभी देखने का आपको मिल जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यही D5 अगेन है। मैंने कहा कि नहीं, मैं पेयरिंग नहीं कराऊंगा। अब की बार ये जो डेल्टा ओ है बीच का स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से कम है। और कम है अगर ये ऊपर जाना, तो ये ऊपर जाएगा, अकेले अकेले रहेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो स्पिन आपका आएगा 5/2। अब मुझे बताओ 1/2 और 5/2 में कौन बड़ा है? तो ये हाई हुआ ना, इसलिए इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये समझ में आया आपको? तो किसी को लो स्पिन या हाई स्पिन क्यों बोलते हैं? तो जब पेयरिंग होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो लो स्पिन हो जाता है। चूंकि स्पिन n/2 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, तो स्पिन कम तो लो स्पिन। जब पेयरिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्पिन भी ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये आपको समझ में आया? तो कब पेयरिंग होगा कब पेयरिंग नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा डेल्टा और पी के बीच में। ठीक है। अच्छा, दोनों बराबर हो जाए तो? इसी को बोलते हैं स्पिन क्रॉसओवर कंडीशन। स्पिन क्रॉसओवर मींस इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगा, कूद के ऊपर चला जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एट हाई टेम्परेचर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एट लो टेम्परेचर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे इतना एनर्जी इनके पास नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा ओपी तो बराबर हो चुका है। अब पेयरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही कूद के ऊपर जाएगा तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस आपको निगेटिव टेम्परेचर में करा रहे हो,
तो डेल्टा ओ पी के बराबर है, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो बस यही रहेगा। तो हाई स्पिन पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा हाई टेम्परेचर पे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा लो टेम्परेचर पे। क्या आपको ये समझ में आया? अभी तक कुछ अगर आपको पूछना हो। अच्छा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन लिखा है, फोर्थ के बाद भी बाकी सब भी वैसे ही फॉलो होंगे। ठीक है। और कुछ पूछना हो? ये तो आपका हाई स्पिन और लो स्पिन की बातें हो गई। अब कलर कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे आता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं यहीं पे। फिर हम या कुछ क्वेश्चन कर ले पहले। चलो कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। लाइक एग्जांपल देख लो। कोई निकिल का कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ और लेते हैं। आयरन का कॉम्प्लेक्स ले लो। हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है। आपको लिगैंड के बारे में नहीं बताया ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताया ना आपको। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सीधे लिगैंड, अब मैं कल आपको बताऊंगा, पूरा सीरीज लिखवाऊंगा। Fe F6 3 माइनस हेलोजन वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। ठीक है। अब देखो, Fe यहाँ पे 6 माइनस आया है, 3 माइनस बाहर गया, तो 3 पॉजिटिव से 3 माइनस न्यूट्रल हुआ है, तो यानी Fe+3 में है। क्या ये आपको समझ में आया? करके दिखाऊं? Fe का x मान लो, यहाँ पे -1, एक का चार्ज 6 है, इज इक्वल टू फाइनल -3। -1 एक फ्लोरीन पे और 6 है, तो x-6 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू 6 - 3 एंड दैट इज x इज इक्वल टू +3। ये निकालने का तरीका है सिंपल। अगर आप दिमाग लगाओगे तो इतना टाइम वाइम नहीं लगेगा, सीधे सीधे आप देख सकते हो कि एक एफ से एक माइनस, 6 से 6 माइनस, 3 माइनस बाहर गया, यानी 3 बचा। वो जो 3 है ये इसी से न्यूट्रल हुआ होगा, और तो कोई है नहीं, तो ये +3 में होगा, तभी 3 प्लस से 3 माइनस खत्म हुआ होगा, तो +3 में। अगर Fe+3 में है तो कितने डी इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर Fe+3 में है तो डी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? हाँ, सिंपल, अगर न्यूट्रल हो तो कितने डी इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाँ, 23 ही होंगे। क्या, फिर से बोलो? डी? हाँ, ये तो न्यूट्रल केस है। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब भी याद रखना, अगर 26 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो वो D6 होगा। 25 एटॉमिक नंबर है तो D5 होगा। 24 है तो D4 होगा, न्यूट्रल केस। अब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे तो पहले S से निकलेगा, फिर D से निकलेगा। तो अब मुझे बताओ कि Fe+3 में D में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बचे कितने? तो D5 हो गया। यानी कि ये जो Fe3+ है, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका अगर स्प्लिटिंग पहले कराते हैं, F- आएगा तो स्प्लिटिंग तो होना ही है। तो ये आपके Eg हो गए, ये T2G हो गया। ठीक। इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू किया मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, तो 1 2 3। अब डिपेंड करेगा ये जो डेल्टा ओ बीच का है इसमें, और जो फ्लोरीन आ रहा है वहां से स्प्लिटिंग एनर्जी में। तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड? तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ती है। जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए, यानी जो फील्ड क्रिएट करेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं करेगा कि इनकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि यहाँ पेयरिंग हो पाए। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब समझते हो? देखो, ये मेटल प्लस में है, F- में है,
इसके यहाँ पे मार डी ऑर्बिटल ऐसे लाइन से 1 2 3 4 5 लगे हुए थे। ठीक है, ये जितना पास में जाएगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कितना पास में जाता है और कितना पास में जाएगा, इसी से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, जो जितना पास जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यानी ये फील्ड ज्यादा बनाएगा और जितना पास में जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये बीच का स्प्लिटिंग बढ़ता जाएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ेगी तो पेयरिंग होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से काम करने लगेगा। तो जो वीबीटी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना, आपका वीबीटी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि H2O या ऑक्सीजन डोनर लिगैंड कोबाल्ट 2+ के साथ वीक फील्ड है लेकिन +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऐसा क्यों? तो वहां पे यही रीजन है कि कोबाल्ट 3+ के पास H2O ज्यादा पास तक आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ गया ना। तो जब ज्यादा पास तक आएंगे तो डेल्टा ओ जो ऐसे था उसको ज्यादा स्प्लिट करेंगे कंपेयर टू कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+ में अगर इतना स्प्लिटिंग हो रहा तो कोबाल्ट 3+ में इतना होगा, और जब इतना ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ बढ़ेगा, डेल्टा ओ बढ़ेगा यानी कि बीच की स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी तो पेयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करता है इन कोबाल्ट 3+ केस। ठीक है, अभी फिर बताऊंगा आगे, अभी तो ये चलेगा लेक्चर काफी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो यहाँ पे F- इतना स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा डेल्टा ओ का कि पेयरिंग हो जाए। सो पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए ये वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करता है। और वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करेगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और फिफ्थ भी ऊपर जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जाता है, कभी कभी अगर आपको लिखा मिले तो आप समझ जाना, ऐसे लिखते हैं T2G3 एंड EG2। समझ में आया? ये D5 का कॉन्फ़िगरेशन है Fe3+ का। ठीक है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, इसका मुझे बताओ म्यू वैल्यू कितना आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो म्यू इज इक्वल टू n+2। तो यहां से आया 5, 5+2, 5 2 7 25 35। यानी ये कितना अच्छे 5.9 5.89 के आसपास कुछ बोहर मैग्नेट्रॉन इतना आएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू। अगेन ये म्यू स्पिन वनली है, यहाँ भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अभी नहीं लिया गया है। क्या आपको ये समझ में आ रहा? 1 मिनट रुक जाना बस। ठीक है, तो अगेन ये म्यू म्यू एस है, म्यू स्पिन वनली मैग्नेटिक मूवमेंट है ये। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बाद में सीएफटी भी आपके बारे में, इस बारे में कुछ बात नहीं करता, उसके लिए एलएफटी में जाते हैं, लिगैंड फील्ड थ्योरी, जो आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको बस सीएफटी तक पढ़ना है। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की बात, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगेन सीएफएसई कैसे निकालेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो सीएफएसई इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा ओ, सॉरी, प्लस में 0.6 डेल्टा ओ, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा यहाँ भी मल्टीप्लाई करना था, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो T2G में जो ये नीचे आता है, ये 0.4 है ना, ये माइनस में है, तो इसलिए माइनस यहाँ पुट किया गया था, तो इसलिए ये माइनस आता है। एक्चुअली ये प्लस होता है, ये माइनस पुट करने पे माइनस हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन है, और 0.6 डेल्टा ऊपर Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां से CFSE आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा ओ माइनस में 1.2 डेल्टा ओ, बराबर ही आ गया। यही है ना? क्या मैंने सही लिखा है? तो
इसका CFSE आएगा 0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे 0 नहीं आता, तो डेल्टा ओ के टर्म्स में आता, और वो डेल्टा ओ आप पुट कर देते, डेल्टा ओ का वैल्यू दिया होता है, वो पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपसे CFSE निकलवाया जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछा जाता है, तो ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? स्पिन आपका n/2 होता है, तो ये 5/2 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बताओ ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? हाँ, तो ये कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ये सब सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये? लो स्पिन कैसे होगा? क्या पेयरिंग हुआ है यहाँ पे? पेयरिंग नहीं हुआ ना। अगर यहाँ पे पेयरिंग होता, तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ही नीचे रह जाते, हाफ आ जाता। तो पेयरिंग होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये सारा आपका एक्सरे था इसका। क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाता है, स्पिन पूछा जाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में बताना होता है क्या है, हाई स्पिन लो स्पिन में बताना होता है क्या है, CFSE बताना जाता है क्या है, वो सब आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा और क्या? लेट सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि अभी FeEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ क्या होगा? En पता है क्या है? हाँ, ये इथिलीन डाई अमीन है, NH2CH2CH2NH2। क्या कहते हैं इसको? इथिलीन डाई अमीन। ठीक, अगेन जो ये है ये एक न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज, तो ये 3+ सीधे यहां आएगा, और ये +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 हो गया। ठीक, फिर से Fe3+ जो होगा वो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगेन ऑक्टाहेड्रल केस है ये। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 बार देने वाले, और 3 है, 3 दूनी 6। लो स्पिन हाई स्पिन ये सब बताना होता है, तो अगेन इसका हमने स्प्लिटिंग कराया। अब जो ईएन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जैसे ही हम ये फिल करने जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यही पेयर होगा, और 5 है तो पांचवा भी पेयर होगा। तो अभी ये T2G और ये EG, और अभी रिप्रेजेंटेशन Fe3 5+3 में D5 का इसके लिए होगा, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया? अब CFSE निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये अगेन इस बैरी सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होता है 0 पॉइंट माइनस में 0.4 डेल्टा ओ होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो 0.6 डेल्टा ओ होता है। और ये माइनस तो हमने पुट कर लिया है पहले से फॉर्मूले में, इसलिए माइनस के साथ पुट ही नहीं करना आपको।
तो अब सी एफ सी निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड में ईजी में कितने हैं, तो जीरो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए सी एफ एस ई आ जाएगा, ये जीरो इधर माइनस में, 5 चौके 2.0 डेल्टा ओ। सो फाइनल आपका जो सी एफ एस ई आएगा, सी एफ एस ई इज इक्वल टू माइनस में 2.0 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ की वैल्यू आपको दिया गया रहता है, आप डेल्टा ओ की वैल्यू पुट करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? और नहीं तो फिर सीधे डेल्टा ओ के टर्म्स में भी पूछा रहता है, सीधे आंसर दिया रहता है, तो आपको लगाना होता है। तो ये सी एफ एस सी था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है स्पिन बताओ, तो ये पहला हुआ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा इसका स्पिन बताओ, तो स्पिन होता है n/2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तो 1/2 इसका स्पिन हो गया। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में क्या बोलोगे, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस देखना होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताने के लिए। हाँ, सो पैरामैग्नेटिक। फिफ्थ, म्यू का वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू n+2, n का वैल्यू 1, 1+2, तो ये आ गया रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। क्या ये समझ में आया? तो ये आपसे पूछा जाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, रिप्रेजेंटेशन सी एफ एस सी। आई होप और तो कुछ नहीं पूछा पूछा जाना चाहिए आपको। अगर इसमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो अच्छा, लो स्पिन हाई स्पिन में बताओ क्या होगा ये, 6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन, क्योंकि पेयरिंग हुआ है ना अभी, ये ऊपर जाते तो हाई स्पिन, क्योंकि पेयरिंग हुआ है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चीजें थी जो आपसे पूछी जा सकती थी। अच्छा, अगर मान लो आपसे ये बोला जाए कि ऊपर ये एक सी एफ एस सी वैल्यू जो Fe(F6) 3 नेगेटिव दे रखा है, और फिर जो नीचे है Fe(n) का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्या आपको पता है कि सी एफ एस सी के बेसिस पे स्टेबिलिटी की कंपैरिजन कैसे करते हैं हम? सीएफएससी का केवल मॉडुलस वैल्यू देखा जाता है। सीएफएससी वो होता है जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है जब कंपाउंड बना होगा। ठीक, तो अगर मॉड वैल्यू देखोगे, तो मॉड ऑफ सीएफएससी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मॉड ऑफ सीएफएससी इज ग्रेटर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, देन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अगर आपको याद हो, तो वीबीटी आपको ये नहीं बता रहा था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली। क्या आपको याद आ रहा? वहां पे हमने ड्रॉबैक्स में ये लिखा था कि वीबीटी हमें ये नहीं बता पाता कि कौन सा कंपाउंड काइनेटिकली या थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपको पता चलता है इससे।
सीएफएसई वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, मॉडुलस वैल्यू देखते हैं हमेशा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। और कुछ इसमें से पूछना हो तो बताओ। यहीं पे अगर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी को कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम कैसे बताते हैं। इसके लिए पहले तो मैं ये एक आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, या आप बताओगे मुझे। कोबाल्ट 2+ के साथ में एक्वा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं 6 में, एंड कोबाल्ट 3+ के साथ में दे रहा हूं एक्वा कॉम्प्लेक्स। ये कोबाल्ट 3+ में है। मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए इनका आईयूपीएससी नेम, और ये कल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर से सर मैं भूल गया। मुझे ये होमवर्क कल चाहिए। आईयूपीएससी नाम लिखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है आपको, दोनों का। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, स्पिन क्या है इनका, स्पिन वैल्यू। फिफ्थ, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये बताना है, कौन लो स्पिन है कौन हाई स्पिन है। लो स्पिन और हाई स्पिन एक आपको ये बताना है। और मैं इसके पहले क्या निकाल रहा था, और कुछ निकाला हूं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन भी बताना मेरे को लिख के, किसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक। और कुछ पूछना हो तो बताओ, और नहीं तो फिर हम क्लास एंड करेंगे। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज्यादा लंबा टॉपिक है, डीडी ट्रांजिशन के कारण भी होता है। डीडी ट्रांजिशन बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे उछल के ऊपर जाए ना, और फिर नीचे आए, तो अगर जब आप इस पे ऐसे एच न्यू एनर्जी देते हो तो ये ऊपर जाता है, और जब वापस आता है एच न्यू में से कुछ एनर्जी लेकर ऊपर जाता है। कितना लेता है? तो जो एनर्जी गैप होता है इसके बराबर लेता है, ऊपर जाता है। ऊपर से नीचे आते समय कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। वो जो रेडिएट करता है वो एच सी बाई लेमडा के बराबर होता है, वहां से लेमडा वेवलेंथ आता है, और वो कलर बताता है आपको कॉम्प्लेक्स का। क्या आपको समझ में आया? कॉम्प्लेक्स में जो पैरामैग्नेटिक है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी, लाइट से वो कुछ एनर्जी लेके ईजी में चला जाएगा, वापस आते समय वो एनर्जी लिबरेट करेगा, जितना एनर्जी वो लेके गया था। और जो एनर्जी लिबरेट करेगा उसे हम एच सी बाई लेमडा के बराबर करेंगे, वहां से हमें लेमडा मिलेगा, लेंथ ऑफ द कलर, जो कलर शो कर रहा, और वहां से हमें कलर पता चल जाएगा। तो ये डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर आता है। फिर कलर आपका आता है मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एमएलसीटी या एलएमसीटी, या मेटल टू मेटल लिगेंड एमएमसीटी भी होता है। तो ये सब मैं एक लेक्चर में पूरा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपका कवर कर लूंगा। ठीक। अभी आप का काम है, जितने स्पेस इस पे पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लगना। टेट्राहेड्रल केस में सेम, केवल ये पलट जाता है तो मैं कल बताऊंगा, तो वहां पे मैं पहले आगे टेट्राहेड्रल बताऊंगा, तभी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाऊंगा। टेट्राहेड्रल में लिगैंड जो होता है वो इक्विटोरियल से अटैक करता है, इसलिए उनका इक्विटोरियल ईजी ऊपर जाता है। ये मैंने जैसे ऊपर यहाँ बताया ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के केस में, कि ये एक्सिस से आ रहे हैं ना सारे लिगैंड। यहाँ पे बताया ना कि ये लिगैंड एक्सिस से आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल में एक्सिस से नहीं आएंगे, ये इक्विटोरियल पोजीशन से आएंगे, और जब इक्विटोरियल से आएंगे तो इन इक्विटोरियल की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए जो ईजी, ये तीन जो थे ईजी वाले, ये ऊपर जाएंगे और ये दोनों नीचे जाएंगे। ईजी में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आपको पता हो पलट जाता है, तो क्यों पलटता है उसका ये रीजन होता है। तो अगले क्लास में हम और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहां पे टेट्राहेड्रल का केस, और फिर मूव कर जाएंगे हम कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है।
तो क्या आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया? तो ठीक है, फिर मैंने आपको जो होमवर्क दिया इसे सॉल्व करोगे, और जो पीवाईक्यू है कोशिश करोगे उन सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करने की। ठीक। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करूं? ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।